Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी के कंडीशन को 1950 से लेकर 1990 में इंडियन इकोनॉमी का क्या कंडीशन था, इस बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो तीसरा लेक्चर हमारा है इस टॉपिक का, चैप्टर सेकंड के थर्ड लेक्चर का, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज के बारे में, एंड फाइनली चैप्टर नंबर 2 को कंक्लूड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। यानी अर्थशास्त्रियों का ये अक्सर मानना रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर ग्रो करेगा तभी एक पुअर नेशंस ग्रो कर सकता है। यानी देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन poor development of poor nation and industrial development. Both there is a positive relation and industrial sectors का develop करना जरूरी है अगर एक poor nation develop करना चाहता है तो। Industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए गरीबी का मतलब क्या है? गरीबी का मतलब है इनकम का इनसफिशिएंट होना, इनकम का इरेगुलर होना। जहां इंडस्ट्रीज की बात है तो इंडस्ट्रीज जो इनकम प्रोवाइड करता है, यानी इंडस्ट्रीज जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वहां पर जो इनकम है वो स्टेबल होता है कंपेयर टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सारे इनकम डिपेंडेंट है कि अगर प्रोडक्शन हुआ तो इनकम होगा और अगर प्रोडक्शन सही नहीं हुआ तो इनकम नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में अगर कोई एम्प्लॉइज वर्क करता है तो वहां पर हम क्या देखते हैं, दैट द इनकम that they get is more stable compared to the agriculture. एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है तो वहां तो क्विकली इनकम पे इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट में स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू एग्रीकल्चर। साथ ही साथ इसके अलावा ये मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ एक और खास बात ये भी है कि इसकी वजह से ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलता है, यानी ओवरऑल खुशहाली। It is for this reason that the 5-year plans place a lot of emphasis on agriculture development. और यही वजह है कि एग्रीकल्चर कह दिया हमने। और यही रीजन है, जाहिर सी बात है कि इंडिया के बारे में भी अगर हम बात करें, दैट वी आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड नेशन, रादर वी आर इन द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग नेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे नेशन की एक बहुत बड़ी आबादी गरीब है। तो यही वजह है कि हमारे कंट्री में 5 years प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर काफी जोर दिया जाता है। You might have studied in the previous chapter that at the time of independence, the variety of industries was very narrow. यानी इंडिपेंडेंस के बाद ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि 1950 तक बहुत कम इंडस्ट्री हमारे नेशन में थे, और जहां तक डाइवर्सिफिकेशन का बात है तो वो भी काफी कम था। और जो भी इंडस्ट्रीज थे वो ज्यादातर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, या तो वो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स होते या फिर जूट मिल्स। देयरफॉर देयर वर टू वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फॉर्म्स। और जब हम आयरन और स्टील फॉर्म का बात करें तो दो ही थे, टू ही वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फॉर्म्स इंडिया में मौजूद था, एक तो जमशेदपुर में और दूसरा कोलकाता में। But obviously, we needed to expand the industrial base with the variety of industries if the economy was to grow. लेकिन अगर हमारा नेशन डेवलपमेंट की ओर बढ़ना चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, तो वहां पर ऑब्वियस है कि हमें क्या चाहिए, वहां पर हमको एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस चाहिए। एक ऐसा इंडस्ट्रियल बेस जहां पर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सके, सो दैट वी कैन रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट इन we can reduce the number of laborers dependent on agriculture, और वहां से एम्प्लॉयज को निकाल करके हम उसका इस्तेमाल कहां कर सके, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब बात करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का क्या रोल रहा है। आप ये जान लें कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। द क्वेश्चन
The big question facing the policymaker was what should be the role of the government and the private sector in industrial development. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पॉलिसी मेकर्स के पास, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था, वो ये कि प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होगा. At the time of independence, Indian industrials, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures. इनिशियल स्टेज में क्या देखने को मिला, यहाँ के जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल वेंचर्स को इंडिया में स्टार्ट कर सके. और ना ही nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had the capital to do so. और दूसरी तरफ अगर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसे थे फंड इन्वेस्ट करने के लिए था भी, they did not have, उनके पास मार्केट इतना बड़ा नहीं था कि जिसकी वजह से वो ये सोच सके कि हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में करें कि नहीं करें. यानी मार्केट वाज नॉट दैट बिग इनफ. It is principally for these reasons that the state had to play an extensive role in the promotion of in promoting industrial sector. तो अब जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर तो पीछे चले गए, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट तो आ नहीं रहे डेवलपमेंट के लिए, तो अब बच जाता है पब्लिक सेक्टर की तरफ. तो यही वजह था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए इनिशियली सबसे इंपॉर्टेंट रोल पब्लिक सेक्टर ने प्ले किया. इन एडिशन, इसके साथ साथ the decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of the state controlling the commanding heights of the economy. और हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में सोशलिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया गया था जिसकी वजह से कंट्रोल किसके पास, गवर्नमेंट के पास. तो ये वजह भी है कि प्राइवेट सेक्टर को उतना फ्रीडम ना मिलना. एज द सेकेंड 5 ईयर प्लान पुट इट, जैसा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये बात सामने आया, दिस मीन दैट द स्टेट वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रीज. यानी इसका क्या मतलब था, इसका सीधा सीधा यही मतलब था कि इंडस्ट्रीज पे फुल्ली स्टेट का कंट्रोल होगा. प्राइवेट सेक्टर तो होंगे बट स्टिल द कंट्रोल विल बी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट्स के हैंड में होना है. The policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector. अब प्राइवेट सेक्टर क्या करेंगे, तो पब्लिक सेक्टर को जिन चीजों का जरूरत होगा, जिन चीजों को पब्लिक इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट जिन चीजों का होगा, उन चीजों को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कौन प्रोड्यूस करेंगे, प्राइवेट सेक्टर. तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट्री रोल दिया गया, मेजर रोल पब्लिक सेक्टर को दिया गया, लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर प्ले करेंगे और प्राइवेट सेक्टर कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करेंगे. यानी जो बच जाए, जिसका जरूरत हो, दैट रोल विल बी प्लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर. तो ये था एक तरीके से इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो रोल प्लेइंग प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच. तो रोल प्लेइंग, मेजर रोल प्लेइंग किसका है, पब्लिक सेक्टर का. प्राइवेट सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर रहे हैं. इसको अच्छे से समझने के लिए ये भी जान लीजिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लाया गया इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कमांडिंग हाइट, कमांडिंग कंट्रोल किसके पास होगा, कंप्लीट कंट्रोल किसके अंडर में होना है, दैट इज स्टेट. In accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the Industrial Policy Resolution of 1956 was adopted. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया. This resolution formed the basis of the second 5-year plan. और इसी resolution के आधार पे second 5-year plan dependent था. The plan which tried to build the basics for socialism pattern of society. और यही सेकेंड ईयर प्लान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है एक इकोनॉमी का, उसमें कमांडिंग रोल किसका होगा, तो इसमें झलक क्या देखने को मिला, सोशलिस्ट पैटर्न. सोशलिस्ट पैटर्न मतलब कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली. दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज. अब इसकी ये जो IPR 1956 है, इसको अगर इसमें अगर इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन का बात करें तो इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा गया था, 3 कैटेगरीज. कौन कौन? द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज्ड इंडस्ट्रीज व्हिच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट. पहला कैटेगरी वो है जिसमें कंप्लीटली पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का. चलिए सेकंड कैटेगरी फिर कौन आया? द सेकंड कैटेगरी कंसिस्टेड ऑफ इंडस्ट्रीज इन व्हिच द प्राइवेट सेक्टर could supplement the effort of the state sector.
सेकंड कैटेगरी उसमें आया जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर को यानी स्टेट ओन्ड सेक्टर्स को असिस्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो सेकंड ये सेक्टर हो गया सेकंड कैटेगरी का, इन विच प्राइवेट सेक्टर को सप्लीमेंट्री रोल प्ले करने के लिए दिया गया, विद द स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेकंड कैटेगरी में भी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एक तो हो गया कंप्लीटली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का, और दूसरा कैटेगरी हो गया जिसमें मेन रोल स्टेट गवर्नमेंट फुलफिल कर रहे हैं। मेन रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट प्ले कर रहे हैं, स्टेट्स प्ले कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट कम्स स्टैंड्स फॉर बेसिकली द कंट्री एंड द नेशन बेसिकली। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था वो नेशनल गवर्नमेंट का था, एंड नेशनल गवर्नमेंट की रोल को कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले करने के लिए दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को। नाउ द थर्ड कैटेगरी कंसिस्टेड द रिमेनिंग विच वर फॉर द प्राइवेट सेक्टर। तो तीन कैटेगरी क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कैटेगरी that was completely for the state, second category that was third category that was completely for the private sector, and the second category ये इन दोनों का मिक्स जिसमें मेन रोल स्टेट सेक्टर, स्टेट का मेन रोल होगा, एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। Although there was a category of industries left to the private sector, अब यहां तो देख रहे हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर को तो फ्रीडम मिला थर्ड कैटेगरी में, बट क्या रियल मानों में फ्रीडम मिला था? नो, द आंसर वाज दे वर कंट्रोल्ड थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम। लाइसेंस के थ्रू उनको कंट्रोल किया गया। कोई भी नई इंडस्ट्री तब तक नहीं खुल सकती जब तक उन्हें उनके पास लाइसेंस ना हो, गवर्नमेंट से उनको परमिशन ना मिला हो, यानी परमिशन तब भी जरूरी था। दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर प्रोमोटिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन। मकसद ये था कि उन क्षेत्रों को डेवलप किया जाए जो बैकवर्ड है। अगर बैकवर्ड क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आ रहा है तो उसको क्विकली क्या किया जाए? लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए। ऑब्जेक्टिव तो ये था। It was easier to obtain a license if the industries unit was established in an economically backward area. अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और आप एक उस दौर में इंडस्ट्रीज एक ऐसे सेक्टर में एक ऐसे जगह पे स्टैब्लिश करने जा रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाना है। इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टेन कंसेशंस, और साथ ही साथ वहां पर कुछ बेनिफिट भी दिया जाता है वैसे बैकवर्ड एरियाज में। और आज भी इस तरह के पॉलिसीज अडॉप्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट जब चाहती है कि उन क्षेत्रों को जो बैकवर्ड है उनको डेवलप करे, तो वहां पर इंडस्ट्रीज बिठाने के लिए इंकरेज करते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि इंडस्ट्रीज आए और उसके लिए उनको अलग अलग तरीके का टैक्स बेनिफिट्स, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज और जो भी चीजें जो स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प के तौर पे चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। मकसद क्या था? मकसद था इक्वालिटी, रीजनल इक्वालिटी आए, यानी कहीं पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री और कहीं पे बहुत कम इंडस्ट्रीज ना हो, बल्कि इस इंडस्ट्रीज का स्प्रेड जो हो वो एक तरीके से इवन तौर पे इक्वल तौर पे किया जाए। ये मकसद था इस पॉलिसी का। Even an existing industry had to obtain a license for expanding output for diversifying products. एक प्रॉब्लम इसमें ये कि अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उस दौर में और आपने एक इंडस्ट्री सेटअप कर लिया है ऑलरेडी और आप चाहते हैं एक्सपेंशन करना, तो ये काम इतना आसान नहीं था उस दौर में। उस दौर में एक्सपेंशन के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए था। इसका मतलब the restriction was severe, काफी स्ट्रिक्ट जो है restrictions impose किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। This was meant to ensure that the quantity of goods produced was not more than what the economy required. अब ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया था कि एक इकोनॉमी में जितने गुड्स का जरूरत हो उतना ही गुड्स प्रोड्यूस हो, उससे ज्यादा ना प्रोड्यूस हो जाए, ये मकसद था। License to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a larger quantity of goods. अब जाहिर सी बात है, तो लाइसेंस एक्सपेंशन का लाइसेंस आपको तभी मिलना है जब गवर्नमेंट आपसे कन्विंस हो जाए दैट यस देयर इज अ नीड ऑफ मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अगर ऐसा फील हो गया गवर्नमेंट को तो आपको एक्सपेंशन का लाइसेंस इजिली मिल जाना। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगा कि अननेसेसरी है, तो लाइसेंस आप तो भूल जाओ कि एक्सपेंशन का लाइसेंस उस टाइम में मिलना होता। तो ये रिस्ट्रिक्शंस थे। ये हो गया इन शॉर्ट आईपीआर, जिसके अंदर तीन कैटेगरीज को डिवाइड किया गया और थर्ड कैटेगरी को लाइसेंस के जरिए रेगुलेट किया गया था। लाइसेंस के जरिए रेगुलेट करने का जो मकसद था वो एक तो मकसद था रीजनल इक्वालिटी लाना और दूसरा मकसद ये था कि सप्लाई को रेस्ट्रिक्टेड रखना। अब आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, ऑल्सो कॉल्ड कार्व कमिटी, कार्व कमेटी कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का दूसरा नाम है।
यहाँ इन लोगों ने यानी इस कमेटी ने पॉसिबिलिटी फाइंड आउट किया दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जरूरी है अगर हम चाहते हैं रूरल एरियाज को डेवलप करना। यानी रूरल डेवलपमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप भी आज भी जान लो, इफ इंडिया इज टू डेवलप, अगर इंडिया को डेवलप करना है तो इंडिया का रूरल इकोनॉमी को ग्रो कराना होगा। और इंडिया में रूरल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए वहां पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सेटअप किया जाना जरूरी है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन किया गया है एक्ट में इन्वेस्टमेंट के आधार पे, जहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलॉड ऑन द एसेट ऑफ अ यूनिट जो है वो फिक्स किया हुआ हो। ये लिमिट जाहिर सी बात है समय के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम। आज आपका जो 1 रुपए से आप जितना चीज खरीद पा रहे हैं, कल उतना ही नहीं खरीद पाएंगे। द प्राइस, द मनी वैल्यू जो है ओवर द ईयर इन्फ्लेट होकर के मनी का परचेजिंग पावर कम होता जाता है। तो जब 1950 का बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज तक का होना चाहिए, और अभी ये मैक्सिमम बढ़ा के कितना किया गया है, 1 करोड़ रुपीज। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम आप 1 करोड़ रुपया लगा सकते हैं। इट इज बिलीव दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव। अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता है, ये लेबर इंटेंसिव ज्यादा होता है, यहाँ पर लेबर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। दे यूज मोर लेबर देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर ज्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है कंपेयर करेंगे अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का। देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होगा, और जाहिर सी बात है कि लेबर फोर्स आपको रूरल एरियाज में बहुत आसानी से मिल जाता है, बिकॉज देयर इज अ सरप्लस लेबर, देयर आर surplus laborers availability there, surplus labor availabilities आपको देखने को वहां पे मिलता है। but these industries cannot compete with a big industrial firm। लेकिन ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है ना, ये बड़े इंडस्ट्रीज के साथ compete नहीं कर सकते। तो it is obvious that development of small scale industry requires them to be shielded from the large firms। तो फिर जरूरी क्या था कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। और यही वजह था कि इस पर्पस की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट ने कैटेगरी बना दिया, कि कुछ प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज बना दिए, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है देन यू हैव टू एस्टैब्लिश अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया। द क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन बीइंग द एबिलिटी ऑफ दीज यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर द गुड्स। और ये क्राइटेरिया किस आधार पे तय हुआ भाई कि कौन कौन सा गुड्स को रिजर्व रखा जाए? तो वो गुड्स जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस कर पाना पॉसिबल है, उन गुड्स को इस कैटेगरीज में रिजर्व रखा गया। They were also given concessions such as lower excise duty, bank loans at lower rates। और साथ ही साथ ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने कई सारे बेनिफिट्स भी दिए। एक तो ये कि उनके ऊपर टैक्स जो है एक्साइज टैक्स कम कर दिया, बैंक लोन उन लोग ऐसे इंडस्ट्रीज को बहुत लोअर इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करा गया। आज भी इस तरीके की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम पॉलिसीज आता रहता है, गवर्नमेंट जहां पे फंड भी करती है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंपोर्ट ट्रेड पॉलिसी। अब बात करेंगे हम लोग ट्रेड पॉलिसी के बारे में। ये तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में हो गया। ट्रेड पॉलिसी को अगर हम एक दो वर्ड में कैरेक्टराइज करें तो दो वर्ड होगा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। वो गुड्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सब्सटीट्यूट कीजिए लोकल प्रोडक्शन से। The industrial policy that we adopted was closely related to trade policy। हमने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट किया था, हम ट्रेड पॉलिसी के साथ उसको देख रहे थे एक साथ। इन द फर्स्ट 7 plans, पहले 7 प्लान में ट्रेड was characterized by what is commonly called inward looking trade strategy। यानी शुरुआत के 35 सालों में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेड स्ट्रेटजी था वो इनवर्ड ओरिएंटेड था। इनवर्ड ओरिएंटेड का क्या मतलब है? टेक्निकली इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है इस स्ट्रेटजी के लिए, उसको कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यानी वो गुड्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सब्सटीट्यूट कर दें किससे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हीकल इंपोर्ट किया जा रहा है फॉरेन कंट्री से, तो अब यही इंडस्ट्रीज सेटअप किया जाए और उन व्हीकल्स का प्रोडक्शन यहीं प्रोड्यूस किया जाए, तो क्या होगा? हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको हम कहेंगे इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंडस्ट्रीज वुड बी encouraged to produce them in India itself। In this policy the government protected the domestic industry। तो इस तरीके से ये जो पॉलिसी अडॉप्ट करा गया है, इसमें गवर्नमेंट ने एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा है किसको? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को।
किससे? फॉरेन कंपटीशन से। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टुक टू फॉर्म्स। अब सवाल है कि हम इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएं, इंपोर्ट को कैसे रेस्ट्रिक्टेड करें? तो इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने का दो तरीका होता है, एक होता है टैरिफ और एक होता है कोटा। टैरिफ यानी टैक्स, टैक्स जो इंपोर्टेड गुड्स पे लग रहा है उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो वो विदेश का गुड्स जो है महंगा हो जाएगा, तो यहाँ उस चीजों का डिमांड कम हो जाएगा, लोग कम मंगाएंगे, तो इंपोर्ट वैसे ही कम हो जाना है। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा हो गया कि कोटा फिक्स कर देना, यानी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन फिक्स कर देना, यानी एक फिक्स्ड क्वांटिटी ही एक पर्टिकुलर गुड्स का आप विदेश से मंगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। तो जाहिर सी बात है, जब एक क्वांटिटी फिक्स कर दिया गया और अगर उससे ज्यादा डिमांड होगा, देन दैट डिमांड विल बी मेड बाय द लोकल प्रोडक्शन। क्लियर है? तो कोटा से स्पेसिफाई, कोटा और टैरिफ, आई होप कि इन दो तरीके से प्रोटेक्ट किया गया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट द इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इन ए पोजीशन टू compete अगेंस्ट द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मोर डेवलप्ड कंट्रीज इकोनॉमीज। अब ये प्रोटेक्शन पॉलिसी क्यों दिया गया? प्रोटेक्शन पॉलिसी इसलिए दिया गया क्योंकि आर इकोनॉमी एट दैट टाइम, हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो विदेश के इंडस्ट्री से compete करने के लिए, compete कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो, जाहिर सी बात है, जो पहले जाता है जिस सेक्टर में, वो काफी आगे निकल जाता है। सो द जिन नेशन से हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो दोज नेशंस वर अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो हम अगर चाहते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करा। मकसद ये था कि कंपटीशन से प्रोटेक्ट करें ताकि हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप कर सके। इट इज अज्यूम्ड दैट, ये मान करके चला जा रहा था कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलेगा तो इससे हेल्प होगा उनके डेवलपमेंट में। आर प्लानर्स ऑल्सो फियर्ड, एक और डर भी था कि फॉरेन एक्सचेंज जो है काफी ज्यादा खर्च हो जाएगा। अगर हम विदेश से गुड्स पे फ्रीडम रखेंगे तो विदेश से लग्जरियस गुड्स लोग मंगाएंगे, वैसे लोग जिनके पास खूब सारा पैसा है, और जब मंगाएंगे तो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इन्हीं गुड्स पे खर्च हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसीज, इससे एक कंट्री का दूसरे कंट्री के कंपेयर में अगर फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व का कंडीशन अच्छा है दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में, तो इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है। तो अगर आप खर्च ज्यादा करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपका तेजी से डाउन होगा। तो दिस वाज नॉट सपोज टू बी अफोर्डेबल, सो रेस्ट्रिक्शंस लगाया, इस वजह से भी किया गया तो ताकि फॉरेन एक्सचेंज कम खर्च हो। नॉर वाज, इफ नो रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन इंपोर्ट्स, अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाता तो लोग जो है मनमाने तरीके से इंपोर्ट करते और मनमाने तरीके से फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता रहता। और कोई सीरियस थॉट ये इस बात पे भी नहीं दिया गया था अंटिल 1980s कि एक्सपोर्ट को इंपोर्ट प्रमोट करें। अब ये जो पॉलिसीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अडॉप्ट किया गया, इसका असर क्या हुआ? ये तो बात हुआ कि पॉलिसी क्या क्या था, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो या ट्रेड पॉलिसी हो, ये तो पॉलिसीज की बात हो गई। क्या था और क्यों लगाया गया, क्या और क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब हम जानेंगे कि इसका असर क्या हुआ। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। The achievements of India's industrial sector during the first seven plan are impressive indeed. अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को देखेंगे तो पहले 5 ईयर, पहले 7 5 ईयर प्लान्स में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो काफी इंप्रेसिव रहा। जीडीपी का प्रोपोर्शन जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का 11 पॉइंट, जो कि 1950 51 में 11.8% था, ये बढ़कर 24.6% हो गया 90 91 के बीच। इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपया में या 1000 रुपीज में 118 रुपया कंट्रीब्यूशन आ रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर से 50 51 में, और ये 1990 91 में 1000 में 246 रुपया हो गया कंट्रीब्यूशन। यानी इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला। द राइज इन द इंडस्ट्रीज शेयर ऑफ जीडीपी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। ये जो इंडस्ट्रियल शेयर, इंडस्ट्रीज का शेयर जीडीपी में जब बढ़ता है तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। किस चीज का इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है? ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। 6% एनुअल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल। और आपको ये जान के हैरानी होगा कि उस दौर में, उस पहले 7 5 ईयर प्लान में ही बताया जा रहा है कि 6% एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला अप्रोक्सीमेटली। नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रेस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन टेक्सटाइल। और यही नहीं, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो कॉटन टेक्सटाइल और जूट तक ही सीमित थे, वो इतने ही तक सीमित नहीं रहे।
इन फैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला, नए नए सेक्टर में इंडस्ट्रीज ओपन होना शुरू हुआ. The promotion of small scale industries gave opportunities to those people who did not have the capital to start large firms to get into the business. अब जो प्रमोशन स्ट्रेटजी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रमोशन स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा था, उसका बेनिफिट क्या हुआ? उसका बेनिफिट ये हुआ कि अपॉर्चुनिटीज मिला ऐसे लोगों को जिनके पास ज्यादा पूंजी नहीं था लार्ज फर्म को ओपन करने का, तो अब वो स्मॉल फर्म ओपन कर सकते थे. प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज. अब विदेशी गुड्स से फॉरेन कंपटीशन से प्रोडक्शन मिलने का बेनिफिट ये मिला कि हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है उन गुड्स का प्रोडक्शन कर पाने में सक्षम होने लगे. इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो आप पूछो ही नहीं क्या जबरदस्त डेवलपमेंट देखने को मिला है. इन स्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर, तो द ग्रोथ ऑफ इन द इंडियन इकोनॉमी, ये तो बात हुआ पॉजिटिव. क्या कोई नेगेटिव पॉइंट भी है? सम इकोनॉमिस्ट आर क्रिटिक्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. कुछ क्रिटिक्स भी है, कुछ इकोनॉमिस्ट ने पॉजिटिविटी बताया है इनका इस पॉलिसीज का, तो कुछ ने नेगेटिविटी भी जाहिर किया है. इट वाज प्रपोज्ड दैट, ये प्रपोज किया गया दैट इन द एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट द इनिशियली पब्लिक सेक्टर वाज रिक्वायर्ड इन अ बिग वे. हम लोगों ने जैसा कि जाना कि शुरुआत में पब्लिक सेक्टर का जरूरत एक बड़े स्तर पे था. अब ये इट इज नाउ वाइडली हेल्ड दैट स्टेट इंटरप्राइजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्दो दिस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. अब क्या देखने को मिला? प्रॉब्लम ये था कि उन सेक्टर में भी स्टेट गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है जहां पर उनको प्रोड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं है, और इवन मोनोपोली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किए हुए. जैसे एक एग्जांपल दिया गया, याद करिए आप, एक टाइम था कि लोग टेलीफोन कनेक्शंस लेने के लिए लाइन में लगे रहते थे, महीनों बाद उनका कनेक्शन उनको मिलता था. आज क्या है? आज आप जाते हैं विद इन 1 आवर आपको एक कनेक्शन मिल जाता है मोबाइल का, आप आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिकेशन पर्पज के लिए. तो इमेजिन द सिचुएशन एट दैट टाइम कि 6-6 महीने 8-8 महीने के बाद आपका एक टेलीफोन कनेक्शन लग रहा है, एक घर में एक टेलीफोन कनेक्शन आ गया तो बहुत बड़ा बात है. तो इस तरीके का सिचुएशन सिर्फ इस वजह से था कि ऑल द प्राइवेट सेक्टर्स तो वहां पे अब प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने मोनोपोली बनाया हुआ था. तो इंडस्ट्रीज कंटिन्यू टू बी रिजर्व टू द पब्लिक सेक्टर इवन आफ्टर इट वाज रियलाइज्ड दैट प्राइवेट सेक्टर फर्म कुड आल्सो प्रोवाइड दैट. जब ये रियलाइज हो जाना था, जब आपने ये रियलाइज कर लिया कि भाई इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ सकता है कम्युनिकेशन में, तब आपके लिए ये जरूरी नहीं था कि आप उसको अपने अंडर अपने कंट्रोल में रखें, उसको ओपन करना था. ओपन करेंगे तो ज्यादातर फर्म उसमें आता है, कंपटीशन बढ़ता, ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता, नई नई इंडस्ट्रीज ओपन होती. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन के एब्सेंस होने की वजह से लेट 90s में लॉन्ग वेट करना पड़ता था एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए. एक और एग्जांपल यहाँ पे मॉडर्न ब्रेड का दिया. बताइए, ब्रेड भी एक स्टेट गवर्नमेंट का एक इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करे. ब्रेड तो एक कॉमन सा चीज है भाई, इसको प्रोड्यूस करना तो कोई डिफिकल्ट काम है नहीं. इन 2001 दिस फर्म वाज सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर. 2001 में इस मॉडर्न ब्रेड फर्म को बेचा गया. द पॉइंट इज दैट, पॉइंट ये समझाया जा रहा है, इन 4 डिकेड्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ये जो 4 दशक गुजरा प्लान डेवलपमेंट का, इसमें प्रॉब्लम ये था कि नो डिस्टिंक्शन वाज मेड, कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं था कि पब्लिक सेक्टर किस में होगा और प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा. यानी क्या प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर के द्वारा होगा और कौन सी चीजों का प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होगा, ये क्लियर नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, इवन नाउ only the public sector supplies national defense, and even though the private sectors can manage hotels well, yet the government also runs hotel. एक होटल का एग्जांपल दिया गया कि हालांकि डिफेंस सप्लाईज सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकते हैं, लेकिन होटल्स का जहां तक रनिंग का बात है, तो होटल्स को रन करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर्स भी रन कर सकते हैं, फिर भी होटल रन कर रहे हैं गवर्नमेंट. सो दिस हैज लेड सम स्कॉलर्स, तो ये स्कॉलर्स ने इस पे अपना तर्क दिया है दैट जो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर सकते थे वहां पर गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का, कंट्रोल रखने का कोई जरूरत नहीं था, जो कि गवर्नमेंट ने किया, जिसकी वजह से डेवलपमेंट स्लो हुआ. Many public sector firms occurred huge losses. बहुत सारे पब्लिक सेक्टर फर्म जो है ना काफी लॉस में गए, बट कंटिन्यू टू फंक्शन, लेकिन फिर भी उनको चलाया गया. क्यों चलाया गया भाई? इसलिए चलाया गया कि उनको बंद करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पब्लिक का आउटरीच और गवर्नमेंट के प्रति जो नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होना, इससे चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके का जो थॉट प्रोसेस था ना वो. तो इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि हम एक लॉस मेकिंग कंपनी को चलाते रहे और इसका असर हमारे नेशंस के वेल्थ पे पड़ा. दिस डज नॉट मीन दैट प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल. अब इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है कि प्राइवेट फर्म हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं.
नहीं, लेकिन ये भी नहीं है कि अगर वो लॉस में कंटिन्यूड अगर लॉस में रहे प्राइवेट सेक्टर्स तो वो लॉस में भी चलते रहेगा, ऐसा नहीं होता। However, a loss-making private firms will not waste resources by being kept running despite the losses. Continued loss हो रहा है तो फिर इसको बंद कर देते हैं private sectors. The need to obtain the license, अब ये जो लाइसेंस राज का सिस्टम था ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करा। इंडस्ट्रीज का जो लाइसेंस राज का पॉलिसी था इसका मिस यूज होने लगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक लाइसेंस ले लिया कि फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म, कि नया फर्म वो शुरू करेंगे, लेकिन इसका फायदा कहाँ लिया? इसका फायदा इस चीज में लिया कि नए फर्म को इंटर करने से रोक दिया, क्योंकि ऑलरेडी उन चीजों में लाइसेंस मिला हुआ है तो दूसरा आ नहीं सकता। ये जो एक्सेसिव यूज था ना लाइसेंस राज का, परमिट राज का, इसकी वजह से बहुत सारे फर्म जो है ना वो इफिशिएंट नहीं हो पाए। मोर टाइम वाज स्पेंट बाय इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जूता खिस जाता था वो तरीके से लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए। लॉ भी चलने लगा, करप्शन का एक रीजन बन गया, एक सेक्टर बन गया करप्शन का। जाहिर सी बात है चीजें डिफिकल्ट होंगी तो लोग उसको आसान बनाने के लिए नेता और इन सब के चक्कर में पड़ेंगे और अलग अलग ब्यूरोक्रेटिक्स के चक्कर में पड़ेंगे और फिर फंड खर्च करेंगे, जो कि देखने को मिला। The protection from foreign competition is also being criticized on the ground that it continued even after it proved to do more harm than good. फॉरेन कंपटीशन से जो प्रोटेक्शन मिला वहां पर भी क्रिटिसिज्म इस आधार पे फेस किया जाता है कि इट कंटिन्यूड, ये चलता रहा। क्यों? इवन आफ्टर प्रूव, जबकि ये प्रूव हो चुका था कि इसकी वजह से नुकसान ज्यादा है, बेनिफिट कम है। ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन की वजह से इंडियन कंज्यूमर हैड टू परचेज व्हाटएवर द इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस। इंडियन प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करेंगे इंडियन कंज्यूमर को वही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन से तो कोई प्रोडक्ट आना नहीं है। अब ये जो इसकी वजह से क्या है, यहाँ के प्रोड्यूसर जो है सुस्त हो गए, चलो भाई जो बना रहे सब बिक ही जा रहा है तो क्यों उसको इंप्रूव करें, कौन क्वालिटी पे फोकस करता है, राइट? आज ऐसा है क्या? आज ऐसा नहीं है। आज तो आप उठा करके देख लो मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी कंपनी है जो दूसरे देश को टक्कर दे रही है? यू वॉन्ट फाइंड एनी, नहीं है कोई उस लेवल पे। हम भले ही एक बड़े स्तर पे हम कहें बाइकॉट चाइना, नहीं, डिफीट चाइना। आप चाइना को उस लेवल पे जाकर के हराइए। बाइकॉट से कुछ नहीं हमें होना है। बाइकॉट से क्या हो जाएगा? आप ये एक तरीके से हम अगर कहें इस पॉइंट को तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब भी आप खुद सोचो कि अगर मार्केट में मोबाइल खरीदने गए, यू हैव योर अमाउंट ऑफ इनकम और आप जा रहे हैं वहां पर, आप क्या लो क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदोगे या अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदोगे? आपको तो प्रोडक्ट से मतलब है, ये क्वालिटी अच्छा है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है उससे मतलब नहीं होता है। आई एम स्पेंडिंग एन अमाउंट, आई वांट एन क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स। तो वहां पर तो हमको अपना वो प्रोडक्ट चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है सब लोग वैसे तो है नहीं कि नहीं भाई चलो हम अपने देश को, नेशन को सपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ के खराब प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर दे रहे हैं, चलो थोड़ा क्वालिटी लो है तो चीप है तो लेकर के चले आए। नहीं, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वी एज ए कंज्यूमर डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। और यही फैक्ट भी है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होना भी नहीं चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इंडस्ट्रीज को उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा। हमको अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करना है तो हमारे कंट्रीज में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे पहुंचे जिस लेवल पे क्वालिटी ऐसा हो कि क्वालिटी में वही नाम हो जो कभी हमारे कंट्री का इंडस्ट्रीज में विदेशों में नाम हुआ करता था। भले ही वो इंडस्ट्रीज हैंडीक्राफ्ट थी लेकिन नाम था विदेशों। तो हमको क्वालिटी पे जाना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि चाइना को डिफीट करना। इनफैक्ट स्लोगन शुड बी लाइक दैट, बाइकॉट नहीं, डिफीट चाइना, डिफीट इन क्वालिटी। अगर हम ये इस तरीके का स्ट्रेंथ रखते हैं और यहाँ के प्रोड्यूसर, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट अगर इन चीजों पे फोकस करते हैं और यहाँ के जो हमारे साइंटिस्ट है वो पेटेंट्स को डेवलप करने पे फोकस करते हैं, तो यस वी कैन डू दैट इन द नियर फ्यूचर, बट दैट रिक्वायर्स करेज फ्रॉम एवरी स्टेप। हर लेवल पे हमें क्या चाहिए, इन चीजों का जरूरत पड़ेगा। और खास करके हमको एक ऐसे गवर्नमेंट का जरूरत पड़ेगा जो करप्ट नहीं हो, जो कंट्री को डेवलप करने के लिए, कंट्री को आगे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा फोकस्ड हो। ऐसे हमारे लिए हमारे लीडर्स का जरूरत पड़ेगा। व्हाई शुड दे थिंक ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी? क्यों सोचे पुराने प्रोड्यूसर्स जो है जिनका सामान बिक ही जा रहा है वो क्यों सोचे? आप एक खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए, बेच लिए, मुनाफा कमा लिए, तुम क्यों सोचोगे कि हम इसको अच्छा करें? है ना? सो दैट वाज द प्रॉब्लम। कंपटीशन नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ कि खराब प्रोडक्ट भी बिक जा रहा है तो डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। A few economists also point that the public sector is not meant for earning profit but to promote welfare of the nation. और कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी तर्क है कि भाई
अगर पब्लिक सेक्टर है तो ये प्रॉफिट कमाने क्यों आया? इनका तो काम वेलफेयर है, नेशन का वेलफेयर करना है, तो फिर प्रॉफिट क्यों कमाए? The public sector firm on the view should be evaluated on the basis of extent to which they contribute to the welfare of the people and not on the profit they earn. तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है तो उनका तो हमको बेनिफिट इसलिए नहीं देखना जाना चाहिए कि यहाँ क्या प्रॉफिट हुआ, रादर वी शुड बी लुकिंग एट द कि कितने लोगों को बेनिफिट मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना गुड्स जनरेट प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट हुआ। रिगार्डिंग प्रोटेक्शन सम इकोनॉमिस्ट, और कुछ प्रोटेक्शन के बारे में कुछ इकोनॉमिस्ट का अपना तर्क है दैट वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एज लॉन्ग एज द रिच नेशन कंटिन्यू टू डू सो। हम लोगों को तब तक ऐसा करना है जब तक रिच नेशन ऐसा कर रहे हैं। Owing to all these conflicts, economists called for a change in policy. तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो आपको नजर आ रहा है पॉलिसीज में, पॉलिसी मेकर की वजह से जो नेगेटिव पॉइंट आपको सामने आ रहा है, तो इन नेगेटिव पॉइंट्स को देख करके ऐसा लगता ही हमें कि चीजों को बदलने का जरूरत है ना, वी नीड चेंज, तो चेंज का जरूरत है। दिस अलॉन्ग विद अदर प्रॉब्लम्स लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और यही वजह था इन सब रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने 1991 में एक नए इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट करा। कंक्लूजन क्या है हमारा? द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान वाज इंप्रेसिव। जो प्रोग्रेस है इंडियन इकोनॉमी का वो पहले 7 5 ईयर प्लान्स में वो काफी अच्छा रहा। आवर इंडस्ट्रीज बिकेम मोर डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड ग्रेन का प्रोडक्शन में, और उसका श्रेय जाता है ग्रीन रिवोल्यूशन को। लैंड रिफॉर्म जो अडॉप्ट किया गया उसकी वजह से जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ। However, many economists, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत सारे अर्थशास्त्री ये डिससेटिस्फाइड है परफॉर्मेंस से पब्लिक सेक्टर के, खास करके यानी पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है बहुत सारे क्रिटिक्स के नजर में। गवर्नमेंट का एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से ऑन्टरप्रेन्योरशिप प्रमोट नहीं हुआ। ऑन्टरप्रेन्योरशिप का प्रमोट होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंट के नाम पे हमारे प्रोड्यूसर्स ने को जो प्रोटेक्शन मिला था फॉरेन कंपटीशन से, इसका फायदा उन्होंने अपने क्वालिटी को इंप्रूव करने में नहीं दिखाया। अगर दिखाते तो आज हम compete कर रहे होते। उन्होंने बस सोचा जो बना रहे बिक रहा है, चलो ठीक है, एम्बेसडर बना रहे बिक जा रहा है, एम्बेसडर बनाते रहो, हो गया, एम्बेसडर चला गया। एम्बेसडर ने कभी अपग्रेड ही नहीं करा, ना इनोवेशन देखने को मिला, ना ही कुछ देखने को मिला। वही एक इंजन, वही एक क्वालिटी, दैट वाज देयर। देख लो कार की कंपनी आई, एम्बेसडर का कहानी खत्म। Our policies were inward oriented and also we failed to develop a strong export sector. हमारा पॉलिसी जो है इनवर्ड ओरिएंटेड था और हम लोगों ने एक्सपोर्ट को भी पे भी फोकस नहीं करा कि हमको दूसरे देशों में बेचना है गुड्स को ले जाकर के जिससे ज्यादा मुनाफा हो। द नीड फॉर रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी वाज वाइडली फेल्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज का जो रिफॉर्म है ये महसूस होने लगा ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, और यही वजह था कि 1991 में नए इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया ताकि हम अर्थव्यवस्था को और इफिशिएंट बनाया जा सके, ताकि इंडियन इकोनॉमी को और इफिशिएंट बनाया जा सके। और यही 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसीज जो अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आज के लिए इतना ही।